Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to begin a new topic, that is nitric acid. Okay, you have already known about the dinitrogen preparation uses property. तो आज हम लोग नाइट्रिक एसिड के बारे में देखने वाले हैं. तो उसमें भी हम लोग क्या क्या नाइट्रिक एसिड की क्या प्रिपरेशन है, क्या प्रॉपर्टी यूजेस, सब देखेंगे. ओके, सो देखो, सबसे पहली बात कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी नाइट्रोजन्स होते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन क्या करते हैं, फॉर्म क्या करते हैं, ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड. ठीक है, ये ऑक्सो एसिड का पूरा मतलब टॉपिक ही है हमारा, पीछे गिवन है. ऑक्सो एसिड्स जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर में मैं आपको बताऊँ तो सच एज H2N2O2, H2N2O2. ठीक है, ये एक टाइप का बेस्ट ऑक्सो एसिड है. अब ऑक्सो एसिड का मतलब क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीजन आता हो. ओके, ऑक्सीजन आता हो एंड इट इज़ वन टाइप ऑफ एसिड जिसका नाम होता है हाइपोनाइट्रस एसिड. ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैं आपको अभी टर्म्स बता रही हूँ कि हाइपो कब लगता है, पायरो कब लगता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस इसके बाद का टॉपिक है, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी. ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना लर्न रखना है कि हाइपो, इसका नाम जो होगा वो हाइपो नाइट्रस एसिड. ओके, यानी ऑक्सो एसिड का मतलब ही वही होता है कि अलग अलग ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड होने चाहिए, और नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड फॉर्म कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो ये हो गया. अब HNO2 आप ले लो, दूसरा एग्जांपल ले लो, HNO2. तो इसका नाम आप जानते ही हो, नाइट्रस एसिड होता है. क्या होता है, नाइट्रस एसिड. ओके, ये भी आपको पता ही है. उसके बाद HNO3, दो फॉर्मेशन HNO2 HNO3. तो HNO2 का याद रखना, ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग है. H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 कौन सा होगा, तो दैट इज़ योर नाइट्रिक एसिड. तो आप समझ जाओ कि नाइट्रोजन जो है वो 3 टाइप के ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है, H2N2O2, HNO2 एंड HNO3. तो अभी जो हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, दैट इज़ योर नाइट्रिक एसिड. तो हम लोग ये वाला टॉपिक देखेंगे, नाइट्रिक एसिड. ओके, सो हमें इसमें नाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है. अमॉन्ग देम HNO3 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये HNO3 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर हो गई बात. चलो, तो इसकी अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन. ये कन्फर्म आपको आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो. डाइनाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में से किसी में से भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी या यूजेस पूछ सकते हैं. तो सबसे पहला देखो क्या बोला है इसमें कि लेबोरेटरी के अंदर आप देखोगे तो नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बाय हीटिंग. पहला प्रिपरेशन मैं बता रही हूँ, बाय हीटिंग KNO3 और NaNO3 एंड concentrated H2SO4. यानी कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि लेबोरेटरी मेथड एक ऐसा मेथड होता है, प्रिपरेशन का ऑलवेज पहला मेथड होता है. उसमें नाइट्रिक एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हमें हीट कराना पड़ता है बाय हीटिंग KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, KNO3 भी ले सकते हो, NaNO3 भी आप ले सकते हो, एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप रिएक्ट करा दोगे तो आपको नाइट्रिक एसिड आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो, मैं आपकी बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल दे के रखा है NaNO3 का. मैं KNO3 के साथ, मैं NaNO3 को तो रिएक्ट करवाऊंगी ही H2SO4 के साथ, लेकिन मैं KNO3 और NaNO3 दोनों को H2SO4 के साथ रिएक्ट अच्छे से करवा दूंगी. ओके, क्लियर हो गई बात. यस. तो मैं अभी इसमें प्रिपरेशन आपको बताती हूँ कैसे आपको लिखना है. सबसे पहले आपको NaNO3 है, जैसे यहाँ पे दे के रखा है, NaNO3 को हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाना है. ओके, NaNO3 प्लस H2SO4. तो आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसके साथ साथ, NaH, देखना ध्यान से, SO4, यानी कि NaHSO4 प्लस HNO3. तो ये मिल गया ना हमें नाइट्रिक एसिड, जो प्रिपरेशन में हमें चाहिए था. ओके, यहाँ से Na, यहाँ से एक H, SO4,
निकल गया, तो HNO3 बच जाएगा। उसी वे में आपकी बुक में सिर्फ NaNO3 के साथ रिएक्ट करा के दिया हुआ है, अब मैं KNO3 के साथ भी रिएक्ट करवाती हूँ। क्लियर? तो चलिए देखते हैं KNO3 ओके प्लस सेम वे में आपको रिएक्शन करवानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने इसको हीट करवा दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके साथ, बस वैसे ही निकालना है KHSO4 प्लस HNO3 ओके, ये आपका हो जाएगा प्रिपरेशन। क्लियर हो गई बात? अब लार्ज स्केल पे अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे मेथड है। जो ये पहला जो मेथड था वो लेबोरेटरी मेथड है। इसके बाद जो प्रोसेस आता है दैट इज़ ओसवाल प्रोसेस, यानी कि जो सेकंड वे है आपको प्रिपरेशन करने की, दैट इज़ योर ओसवाल प्रोसेस। ओसवाल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लियर? इसी के प्रिपरेशन में आपको बीच से पूछ लेंगे कि ओसवाल प्रोसेस क्या होता है, ऐसे आपको पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? सो ओसवाल प्रोसेस अभी हम देखते हैं उसमें क्या बोला है कि ये जो मेथड है ना वो ओसवाल प्रोसेस में क्या होता है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है NH3 का बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है HNO3 का, सॉरी NH3 का हमें ऑक्सीडेशन कराना होता है। कैटालिटिक मतलब वही कि क्या होता है कि एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमें NH3 का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ता है इजीली, तब जाके हमें रिएक्शन मिल पाती है। ओके, सो हम लोग फटाफट से रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले ओसवाल प्रोसेस के अंदर आपको NH3 लेना है, अमोनिया, उसका आपको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब O2 आएगा फ्रॉम एयर के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमने ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करा दिया है यहाँ पे। अब हमें इसमें कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ प्लेटिनम PT कैटलिस्ट है, और RH मतलब ये आप ले सकते हो। RH कैटलिस्ट दोनों है आपके पास। 500 केल्विन टेम्परेचर है, 9 बार प्रेशर है, ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। साथ में आप देखोगे नाइट्रिक ऑक्साइड NO आपको निकल जाएगा, ये N और O यहाँ से आपका NO बन गया, और प्लस 6 टाइम वाटर बाहर आएगा। दोनों ही आपके गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। ये भी आपका O2 भी गैस है और NH3 आपका क्या, अमोनिया भी गैशियस फेज में है। तो ये जो मेथड है दैट इज़ योर ओसवाल प्रोसेस। अब पता है हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड आया है ना, उसको हम कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ ताकि वो NO2 दे दे। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो ये हम अभी ये वाला प्रोसेस करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में ये पहला प्रोसेस अपना नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कराना था। ओके, अब मैं उसी नाइट्रिक ऑक्साइड को, यानी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये आप लिख देना कि नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारा। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड को मैंने क्या करवाया है, ऑक्सीजन के साथ वापस रिएक्ट करवाया है, जो कि दोनों के दोनों क्या है, गैस है। तो वो रिएक्ट करा दिया, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो हमें NO2 का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, ये अब मेरा क्या प्रेजेंट हो गया, ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया है। तो ये आ गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दो मेथड आपको पता चल गई। अब उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो चुका है अभी हमारा, ये पता है इजीली वाटर में डिसॉल्व होके आपको HNO3 दे देगा, दैट इज़ योर नाइट्रिक एसिड। ओके, तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करना है। तो थर्ड प्रोसेस ये कहता है कि आपको NO2 लेना है, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गैशियस फॉर्म में ही है, उसको वाटर में वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, लिक्विड जो कि लिक्विड है ऑलरेडी। तो ये आपको क्या देता है, 2 टाइम्स HNO3, मतलब ये आपको नाइट्रिक एसिड दे देगा और प्लस NO। क्लियर? ये एक्वस फॉर्म में है और ये आपका गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में हुआ नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन फ्रॉम द ओसवाल मेथड। ओसवाल मेथड में देखो सबसे पहले 3 चीज़ें हुई, वो ध्यान रखो। अमोनिया था, उसको पहले हमने क्या किया, NH3 जो था उसका हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराया है O2 के साथ। तो हमें सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल चुका। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और फिर क्या देता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड दे देता है। तो ये 3 रिएक्शंस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन कहलाएगी। अब ये जो यहाँ पे NO का फॉर्मेशन हुआ, अब इसको पता है क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये NO का फॉर्मेशन हुआ है लास्ट स्टेप में, तो हम क्या करेंगे, ये NO का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको हम लोग वापस से क्या कर सकते हैं, रिसाइकल करा सकते हैं, ताकि और फिर हमें HNO3 को
HNO3 जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है उसको हम डिस्टिलेशन भी दे सकते हैं अप टू 68% तक। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस में हम भेज सकते हैं वापस, और HNO3 68% भी ले सकते हैं। और फर्दर अगर हम वापस कंसंट्रेशन दे, हीट दे, तो 98% तक आप लोग डिहाइड्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी प्योर हमें HNO3 मिल सकता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस था, दैट इज़ योर प्रिपरेशन प्रोसेस। और अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है, तो वो देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ है कौन सी? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड की। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? पहली बात तो ये कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। आपकी बुक में भी देखो, मैं आपको दो स्ट्रक्चर बताती हूँ। जो आपकी बुक में गिवन है वो एक वो स्ट्रक्चर होगा, और एक वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपको समझाने के लिए बताऊँगी। देखो, इस टाइप में स्ट्रक्चर गिवन है आपकी बुक में ऐसे, दैट इज़ योर HNO3। क्लियर है ना? अब ये इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, दैट इज़ 121 पिकोमीटर हो गई। ये बॉन्ड लेंथ आपको बेसिकली लर्न रखना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में 130 डिग्री एंगल हो गया है। फिर ये आपका 140.6 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ हो गया। इनके बीच का एंगल कितना होगा? तो दैट इज़ 102 डिग्री। फिर यहाँ पे 96 पिकोमीटर ये आपका बॉन्ड लेंथ हो गया है। ये आपका पहला डायग्राम जो कि आपकी बुक में गिवन है। क्लियर? तो ये एक प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ता है हमें। एक स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो कुछ इस टाइप से बनेगा, HON डबल बॉन्ड O और O। ऐसे भी हम बना सकते हैं ना, ऑब्वियसली बना सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो कि सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पे कितना है? एक है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब ये क्या है? ये रिप्लेसेबल है, इसको हम रिप्लेस करा सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कोई और भी ग्रुप अटैच करा सकते हैं। देखो, NO2 को हम हटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे HNO3 या HNO2 है ना, NO2 साथ में है, कंबाइन फॉर्म में है। तो रिप्लेसेबल कौन सा हुआ? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हटा सकते। रिप्लेस जो करने वाला हाइड्रोजन है दैट इज़ योर दिस हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्लेसेबल H+ आयन। ठीक है ना, ये H+ आयन इजीली रिप्लेसेबल हो जाता है। अब जो H+ आयन इजीली रिप्लेसेबल हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड। क्यों मोनो? पहली बात, मोनो क्यों? तो देखो, मोनो मतलब यहाँ पे क्या है? एक ही हाइड्रोजन ऐसा है जो कि हम उसे रिप्लेस करा सकते हैं, इस वजह से मोनो हो गया। एक हाइड्रोजन यानी मोनो हो गया। बेसिक क्यों? तो जो मतलब कौन सा किसको हमें रिप्लेस कराना है? तो हमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कराना है। दैट मीन्स कि वो क्या होगा? हाइड्रोजन लूज होगा, हाइड्रोजन जाएगा, दैट मीन्स वो बेस बनेगा, बेसिक बनेगा। तो रिप्लेसेबल H+ आयन है, दैट मीन्स बेसिक होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एसिड हो जाएगा। तो इसकी जो बेसिसिटी अगर आपको पूछे तो बेसिसिटी आपको लिखना है, बेसिसिटी आपको क्या लिख देना है? 1। क्यों? क्योंकि इसकी एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करवा सकते हैं हम HNO3 में से। तो बेसिसिटी क्या आएगी स्ट्रक्चर की? 1 हो जाएगी। तो ये था उसका पूरा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में ही इसका ऑर्डर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, क्या रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें अभी बताऊँगी। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग थोड़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं कि ये जो HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या है? कलरलेस लिक्विड है। तो पहला पॉइंट आएगा, दैट इज़ कलरलेस लिक्विड। ओके, इट्स और फर्स्ट पॉइंट। एंड देन अब ये कितना कलरलेस लिक्विड के साथ साथ इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी आपको गिवन है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही है। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, 231.4 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका हो जाएगा, दैट इज़ 355.6 केल्विन। ओके, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो अब ये लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, यानी वही नाइट्रिक एसिड में कि 68% HNO3 बाई मास प्रेजेंट होता है, और ग्रेविटी की वजह से उसकी वैल्यू 1.504 हो जाती है। ठीक है, ये ओनली वैल्यूज़ है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब गैसियस स्टेट में अगर मैं देखूँ तो HNO3 प्लेनर मॉलिक्यूल है, जिसमें उसका स्ट्रक्चर आपको देखो, मैंने आपको अभी बताया। तो ये कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल। ओके, आपको एक ही प्लेन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये गैसियस स्टेट में HNO3 कैसा हो गया? प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया है। एक्वस सोल्यूशन में आप देखोगे,
हाँ, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करने के बाद वो हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयन देता है। ठीक है, तो इसका एक रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। जब भी HNO3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी दैट मीन्स कि एक्वस, देखो अभी ये एक्वस फॉर्म में है और वाटर तो हमारा लिक्विड फॉर्म में है, तो एक्वस सोल्यूशन के अंदर नाइट्रिक एसिड बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग, वो क्या देगा, हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन का मतलब होता है H3O प्लस, H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन हो गया, प्लस और क्या देगा, नाइट्रेट आयन देगा। तो नाइट्रेट आयन का मतलब क्या हुआ, NO3 माइनस आयन, वो भी एक्वस फॉर्म में। ओके, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूछ सकते हैं। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि देखो H2 और ये O, यानी ये H2O तो एज इट इज़ रहने वाला है, यहाँ से H इसके पास आ जाएगा, मतलब H3O प्लस बना दिया, और NO3 जो है वो बाहर निकल जाएगा, NO3 माइनस, सो दैट इज़ योर हाइड्रोनियम आयन, और ये आपका नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है। और उसके बाद कंसनट्रेटेड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर्मेशन कराता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट कंसनट्रेटेड, आप जानते हो डाइल्यूट मतलब में वाटर ऐड ज़्यादा करना होता है, कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा प्योर फॉर्म में होता है और थोड़ा हीटेड भी होता है, गर्म होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 is a strong oxidizing agent, strong oxidizing, ओके, कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेटल को क्या करेगा, अटैक कर लेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा, अटैक मोस्ट मेटल्स, एंड अटैक क्या करेगा, मोस्ट मेटल्स, बहुत से मेटल्स को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ना है, नोबल गैस, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स को छोड़ के, जैसे कि कौन से हो गए, सच एज गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, गोल्ड एंड लिखो, और नहीं आएगा क्योंकि वरना अलग अलग हो जाएंगे, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, दैट मीन्स कि अब जो नाइट्रिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी वही नाइट्रिक एसिड हम कह सकते हैं, तो वो है ना सभी के साथ, सारे मेटल्स के साथ ऑलमोस्ट रिएक्ट कर जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोबल मेटल्स जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम, उनके साथ कभी भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडेशन होते हैं तो उनके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो आएंगे, है ना। तो ये जो ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एसिड के कॉन्सेंट्रेशन पे, उसके टेम्परेचर पे, और उसके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन में कितना कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कितना वो ऑक्सीडेशन कर पा रहा है। क्लियर हो गई बात। तो ये दो तीन रिएक्शंस हैं जो कि मैं आपको अभी अच्छे से समझा दूंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें कि हमारे पास मैंने आपको कॉपर, कोई भी मेटल ले सकते हैं हम लोग। 2 एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले 3 टाइम्स कॉपर प्लस 8 टाइम्स HNO3, ये बैलेंस किया हुआ रिएक्शन ही है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कॉपर मेटल है, HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन HNO3 कैसा है, डाइल्यूट है, अभी कैसा है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है। क्लियर, तो ये डाइल्यूट फॉर्म में होने के बाद 3 टाइम्स कॉपर NO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4 टाइम्स वाटर। ओके, यानी ये प्रोडक्ट दे रहा है। मैं अभी आपको दोनों रिएक्शन अच्छे से समझाऊंगी कि दोनों क्या कह रहे हैं। फिर ये कॉपर 4HNO3 और ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, दोनों में फ़र्क हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है और इसको आप रिएक्ट कराओगे तो प्रोडक्ट तो आपको सेम ही मिलने वाला है, NO3 होल ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स NO2 प्लस 2 टाइम्स वाटर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप देखो तो हमारे पास, मैंने आपको बोला गोल्ड और प्लेटिनम नहीं लेना, बाकी कोई भी मेटल चलेगा। तो हमने कॉपर ले लिया, कॉपर को HNO3 डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करा है, तो हमारे पास कॉपर नाइट्रेट पहला तो प्रोडक्ट मिल ही जाएगा, है ना। ये कॉपर और ये NO3 ये आ गया साथ में, और NO फिर, और वैसे भी NO 8 टाइम्स है, तो NO और 4 टाइम्स वाटर, यहाँ से टोटली निकल के कुछ इस वे में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो आपको 2 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, एक डाइल्यूटेड रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और एक आपको सेम वे में कंसंट्रेटेड रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो आपको ये दोनों रिएक्शन याद रखनी होगी। क्लियर, तो आपका प्रोडक्ट तो देखो सेम ही आएगा, कॉपर नाइट्रेट NO2 और H2O। सॉरी, एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग कि इसमें
NO का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसमें NO है, ठीक है। ये खाली फ़र्क है दोनों में। सो ये दो डिफरेंस आपको लर्न रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। चलो अब जिंक को रिएक्ट करते हैं ताकि वो N2O देगा, ठीक है, और फिर उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वापस ऐड कराएंगे तो जाके वो NO2 देगा। ये ऐसे दो अलग अलग रिएक्शन है। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जिंक के साथ क्या क्या फॉर्मेशन हो रही है। आपको अलग से पूछेंगे, कॉपर और जिंक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, हमेशा कॉपर और जिंक के साथ बहुत सारे मेटल रिएक्ट कर जाते हैं। सो उसके बेसिस पे जितने भी रिएक्शन आते हैं वो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, ओके, समझ के। सो हम लोग देखते हैं अभी कि जिंक का कौन कौन से रिएक्शन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जिंक के साथ रिएक्शन कराना है, दैट इज़ HNO3। वापस हमने एक बार डाइल्यूट लिया है और एक बार कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, सेम रिएक्शन होगी। दैट इज़ अब यहाँ पे Cu था तो उधर Cu था, तो यहाँ पे अब Zn होगा NO3 होल ट्वाइस प्लस 5 टाइम्स वाटर प्लस N2O। ये बाय प्रोडक्ट्स अलग अलग बन रहे हैं, सो आप उसका ध्यान रखना। और फिर Zn प्लस 4 HNO3, ठीक है, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड वे में होगा और ये आपको दे देगा Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस 2 टाइम्स वाटर प्लस 2 टाइम्स NO2। देखो दोनों में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है। तो देखो जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जब भी वो जिंक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तब वो N2O देता है, ये फ़र्क हुआ, ठीक है। तो N2O दिया, और जब वो कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 देता है। दैट इज़ द डिफरेंस, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों में ये फ़र्क है। अब देखो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर में आपको बताऊं तो क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। यानी कि ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि डू नॉट डिज़ोल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, यानी कि ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज ये रीज़न है, 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं आपको ऐसा क्वेश्चन, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ एन ऑक्साइड ऑन द सरफेस। बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन करता है? ये एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन सरफेस पे कर देता है, ओके। अब ये सरफेस पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, है ना, तो कभी भी फिर HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये एक ध्यान रखना है, रीज़न है। और उसके बाद यानी आप समझ सकते हो कि देखो डिज़ोल्व होने का मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक फोम क्रिएट कर रहा है, एक ऑक्साइड एक दूसरा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बना रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड सरफेस पे, ठीक है, तो एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करा रहा है, दैट मीन्स एक नया कंपाउंड बना रहा है। तो इन मेटल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्रोमियम कभी भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करा पाता, जनरली उसके रिएक्शंस हमें नहीं देखने को मिलते हैं। और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है, जो अभी हम बात कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑल्सो ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स। ये कंसनट्रेटेड HNO3 जो है वो कितनी बार ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं ना जो हमने बिस्मिथ और वो सब देखे थे, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, तो उनको भी कितनी बार क्या करता है, नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कराता है उनके कंपाउंड फॉर्म में। एंड उनके जो कंपाउंड फॉर्म में, ये याद रखना, और यस उनके कंपाउंड फॉर्मेशन में, हाँ उनके कंपाउंड फॉर्मेशन में उनको क्या कराता है, ऑक्सीडाइज करा देता है। और आयोडीन इज ऑक्सीडाइज टू आयोडिक एसिड। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको बहुत ही अच्छा गिवन है कि आयोडीन जो है, आयोडीन वो ले लो, तो आयोडीन क्या कराएगा, ऑक्सीडाइज्ड, आयोडीन ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडिक एसिड बना देगा, ठीक है। और सेम वे में अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीडाइज कराते, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, CO2 बनाता ही है ना, है ना। सल्फर क्या करता है, सल्फर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता ही है ना। तो इसी वे में फॉस्फोरस अगर होगा तो क्या बनाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑक्सीडाइज्ड होके अपने अपने कंपाउंड फॉर्मेशन बनाते हैं, कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। तो ये था आप लोगों का कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन का। अब इसके बाद कुछ रिएक्शंस है वो मैं आपको, यस तो अभी आप इसके कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखो कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले आयोडीन के साथ रिएक्शन कराना है। आयोडीन है हमारे पास, उसको हम लोग क्या कराएंगे,
10 टाइम्स HNO3 के साथ बैलेंस आप लोग कर लेना, आयोडीन के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है, तो HiO3 मिलेगा, दैट इज़ आयोडिक एसिड जो भी था हमारा वो, और फिर 10 टाइम्स NO2 और फिर हमारे पास 4 टाइम्स वाटर। ये पहला रिएक्शन हो गया। देखो जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो यहाँ पे वो उसके रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन लिया, ओके, बट मुझे इसको रिएक्ट तो HNO3 के साथ ही रिएक्ट कराना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, क्योंकि हमारा प्रिपरेशन ही यही है अभी तक जो हमने पढ़ा। और तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बन को याद करो मैंने किस में बोला था कन्वर्ट कराने के लिए, CO2 में, ये अपने रिस्पेक्टिव एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो हो चुका। और फिर बाई प्रोडक्ट जो बाकी के बचेंगे वो बाहर आएंगे, दैट इज़ 2 टाइम्स वाटर और NO2। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। फिर मैंने आपको सल्फ़र का बताया था, सल्फ़र S8 जनरली S8 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और 48 HNO3, ये आप बैलेंस करके देखना, तो इसमें आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 प्लस हमारे पास 48 NO2 और 16 वाटर, यानी ये रिएक्शन होगी। और फिर फॉस्फोरस एक लास्ट रिएक्शन है जो कि HNO3 के साथ रिएक्ट होके क्या देगा, दैट इज़ योर 4 टाइम्स क्या देगा, H3PO4 प्लस 20 NO2 प्लस 4 टाइम्स वाटर, ओके। ये थे इसके तीनों रिएक्शंस, चारों रिएक्शंस जो आपको अच्छे से लर्न रखना है, ओके। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसे हम कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। क्या कहते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। पक्का आएगा ये, पक्का प्रैक्टिकल में भी आएगा, थियरी में भी पूछेंगे। ब्राउन रिंग टेस्ट मतलब नाम से ही पता चलता है कि कुछ ब्राउन कलर की टेस्ट ट्यूब पे रिंग बनेगी। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताना चाहूँगी कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना है, ओके। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, ठीक। तो चलिए, ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया छोटा सा, ओके, टेस्ट ट्यूब ले लिया। फिर इसमें आपको सबसे पहले ब्राउन रिंग बनाने के लिए आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ती है, NO3, ओके। और साथ में हमारे पास क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में ये जो टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट किसके लिए है, रिंग FeSO4, ठीक है, आयरन की जो Fe की जो रिंग बनेगी उसके कन्फर्मेटरी के लिए हम लोग ये वाला ब्राउन रिंग टेस्ट लेते हैं, ओके। सो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेना है, FeSO4 फ्रेशली प्रिपेयर्ड FP फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपको FeSO4 ले लेना है, ओके। उसके साथ साथ सेकेंड में आपको कोई ना कोई सॉल्ट नाइट्रेट चाहिए, तो नाइट्रेट हमने ले लिया है, क्योंकि देखो ब्राउन रिंग जो है टेस्ट किसके लिए है, कन्फर्मेटरी ऑफ नाइट्रेट। यानी इसमें आपको देखो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको FeSO4 तो लेना है, यानी आपको पता चल जाएगा कि इसमें ऑलरेडी आयरन प्रेजेंट है, तभी हमने यहाँ पे Fe की बात करी गई है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कन्फर्मेटरी बताने के लिए ब्राउन रिंग कहता है कि हमेशा ध्यान रखना, ब्राउन रिंग इज़ दी ऐसा टेस्ट है किसके लिए है, ओनली एंड ओनली नाइट्रेट्स के लिए है। किसके लिए है, नाइट्रेट्स के कन्फर्मेशन के लिए है। आप जब भी ब्राउन रिंग आपकी बनती है तो आप आंख बंद करके ये चीज़ बोल सकते हो कि इसमें नाइट्रेट NO3 प्रेजेंट है, ओके, ये बोलोगे। तो यहाँ पे ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो नाइट्रेट्स के लिए प्रेजेंट है, और वो डिपेंड करता है Fe+2 की एबिलिटी पे, मतलब इट डिपेंड ऑन Fe+2 की एबिलिटी पे डिपेंड करता है टू रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि ये पता है क्या करता है, नाइट्रेट्स को रिड्यूस कराता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है, जो मैं आपको अभी रिएक्शन के थ्रू भी बताने वाली हूँ, ओके। तो ये देखो कितना रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपका रिंग टेस्ट का स्टार्टिंग का फॉर्मेशन। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट किसका, नाइट्रेट का, और किस पे डिपेंड करता है, Fe+2 की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ताकि क्या कर सके, ताकि हम Fe+2 को रिड्यूस करा सके नाइट्रेट में, Fe+2 कितना रिड्यूस हो सकता है नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। फिर वापस फर्दर रिएक्शन होती है Fe+2 का, ताकि फिर बाद में हमें ब्राउन कलर की
कम्प्लेक्स कंपाउंड यानी रिंग जो कि है वो प्रेजेंट दिखता है हमें। ओके, टेस्ट ट्यूब में हमें इजीली देखने को मिलता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए देखते हैं क्या है ये। हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ब्राउन रिंग टेस्ट मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।